एक 14 साल का बच्चा, उसकी माँ भयंकर बुखार से तप रही है। सारे डॉक्टर्स उम्मीद छोड़ चुके हैं। ओह, ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। बिल्कुल। और उस भारी परेशानी के बीच उस बच्चे ने अपनी आंखें बंद की। उसने आसपास की निराशा को पूरी तरह नकार दिया और दिमाग में एक चित्र बनाया। एक मानसिक चित्र, राइट? हाँ, उसने सोचा कि एक पवित्र शक्ति आई है और कह रही है कि उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो चुकी है। और उसने उस आवाज़ को इतनी गहराई से महसूस किया ना कि अगली सुबह उसकी माँ सचमुच चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। अरे वाह। और स्रोत के अनुसार ये कोई किस्मत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बड़ा सटीक नियम था। द डीप डाइव में स्वागत है, जहां हम इस गहरी चर्चा में यही समझेंगे कि ये नियम आखिर काम कैसे करता है। सही कहा। आज के हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य स्रोत डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर पुस्तक बिलीव इन योरसेल्फ है, जिसे डॉक्टर हर्मनिया बॉयर ने संपादित किया है। एग्जैक्टली। और इस डीप डाइव का मकसद किसी जादुई या समझ न आने वाली शब्दावली में उलझना नहीं है। हम अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड और अनुशासित कल्पना के व्यवहारिक पहलुओं को समझेंगे। हाँ, क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि दुनिया ईंट, पत्थर और बाहरी नियमों से चलती है, पर यह स्रोत बताता है कि बाहर की दुनिया दरअसल हमारे अंदर चल रही कल्पनाओं का ही एक आईना है। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आंतरिक बातचीत आसपास की सच्चाई को कैसे घड़ती है। वैसे पुस्तक की शुरुआत में ही प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइकोलॉजी का एक बड़ा अनोखा मिश्रण मिलता है। बिल्कुल। जैसे बाइबल में दी गई जोसेफ की कहानी को ही ले लीजिए। स्रोत इसको बिल्कुल एक नए नजरिए से देखता है। हाँ, वहाँ जोसेफ कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अनुशासित कल्पना का एक प्रतीक है। कहानी में उसे बुढ़ापे का बेटा कहा गया है। राइट। और बुढ़ापे का बेटा होने का मतलब यहाँ ज्ञान और समझदारी से है। कल्पना कोई बचपना या कच्ची उम्र का ख्याल नहीं है, ये एक बड़ी ताकत है। ओह, मतलब विजडम से जुड़ी हुई कल्पना। एग्जैक्टली। और उस कहानी में एक और दिलचस्प चीज है, जोसेफ का कई रंगों का कोट। अब आप ही सोचिए, कल्पना को कई रंगों का कोट क्यों पहनाया गया है? शायद इसीलिए क्योंकि कल्पना किसी भी रूप में ढल सकती है। सही पकड़ा। दरअसल हमारी कल्पना किसी भी विचार या भावना को एक ठोस आकार दे सकती है। जैसे हीरे के अलग अलग पहलू होते हैं और रंग उभरते हैं, वैसे ही कल्पना किसी भी फॉर्मलेस विचार को अलग अलग सच्चाइयों में ढाल सकती है। क्या बात है। और एक और प्रतीक है उसमें, जहां जोसेफ एक सपना देखता है कि सूर्य, चंद्रमा और 11 सितारे उसके आगे झुक रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। प्राचीन मनोविज्ञान में सूर्य और चंद्र को जागरूक और अवचेतन मन का दर्जा दिया गया है, यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, और बाकी 11 सितारे? वो मन की बाकी शक्तियों का प्रतीक है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारा सोचने समझने वाला दिमाग और बाकी सारी शक्तियां अंततः कल्पना के आगे ही झुकती हैं, उसी के इशारे पर चलती है। माइंड ब्लोइंग। ये तो मुझे एक मास्टर आर्किटेक्ट की याद दिलाता है। जैसे एक बड़ा वास्तुकार जमीन पर एक ईंट रखने से पहले ही पूरा शहर, उसके हाईवेज, पार्क्स सब अपने दिमाग में बना लेता है। बिल्कुल ठीक उदाहरण है ये। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है। एक आम इंसान जो दिन भर डे ड्रीमिंग करता है या ख्याली पुलाव पकाता है, और जो ये अनुशासित कल्पना है, इसमें आखिर फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। डे ड्रीमिंग बस एक भटकती हुई सोच है। उसमें ऊर्जा तो होती है, पर दिशा नहीं होती। राइट। ख्याली पुलाव हवा में गायब हो जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन अनुशासित कल्पना में एक और तत्व का जुड़ना अनिवार्य है, और वो तत्व है सच्चाई का एहसास या भावना। स्रोत में दार्शनिक थॉमस ट्रावर्ड का एक बड़ा गहरा कोट है, फीलिंग इज द लॉ। फीलिंग इज द लॉ। हाँ, जब तक किसी मानसिक चित्र के साथ एक सच्ची भावना नहीं जुड़ती, तब तक उसमें नक्शे को असलियत में बदलने की शक्ति नहीं आती। उसे ठीक वैसे ही महसूस करना होता है जैसे वो सचमुच घट चुका हो। तो अगर कल्पना एक आर्किटेक्ट है जो नक्शा बनाती है, तो इमारत आखिर बनती कैसे है? जागरूक और अवचेतन मन के बीच क्या व्यापार चल रहा है? इसे समझने के लिए स्रोत ने एक कैमरा का बहुत सटीक उदाहरण दिया है। सोचिए कि हमारा जागरूक मन एक कैमरा के लेंस की तरह है। ओके, लेंस। हाँ, जो चुनाव करता है और फोकस करता है। ठीक वही, वो बाहर की दुनिया देखता है और तय करता है कि किस पर फोकस करना है। और दूसरी तरफ अचेतन मन उस कैमरे के अंदर रखी सेंसिटिव फिल्म की तरह है। ओह वाओ,
जागरूक मन जिस भी विचार को चुनकर उस पे फोकस करता है और भावना जोड़ता है, अचेतन मन उस चित्र को उस फिल्म पर उतार लेता है और सच्चाई में डेवलप कर देता है। वो कभी तर्क नहीं करता। वेट, अगर अचेतन मन हर चित्र को बिना किसी छलनी के सच मान लेता है तो ये तो बहुत डरावनी बात हुई ना। डरावनी कैसे? मतलब जो लोग दिन रात बीमारी, नाकामी या डर के बारे में सोचते हैं, जैसे स्रोत में उस माँ का जिक्र है जिसका बेटा फौज में है। हाँ, जो लगातार उसके घायल होने की तस्वीर दिमाग में चलाती थी। एग्जैक्टली। या वो बिजनेसमैन जो लगातार दुकान बंद होने का सोचता रहता है, क्या वो दरअसल इस शक्ति का इस्तेमाल खुद के ही खिलाफ कर रहे हैं? पूरी तरह से। और यही सीखने वाली बात है। वो अपनी कल्पना का अनजाने में नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अवचेतन मन की फिल्म ये नहीं सोचती कि घायल बेटे की तस्वीर से माँ को दुख होगा। उसे तो बस एक क्लियर तस्वीर दिख रही है। बिल्कुल, उसे बस चित्र दिख रहा है और उसके पीछे का डर महसूस हो रहा है। स्रोत कहता है कि डर दरअसल गलत दिशा में रखा गया विश्वास है और अवचेतन मन उस डर को एक आदेश मानकर पूरा करने लगता है। बाप रे, इसका मतलब अवचेतन मन को सच्चाई और झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां सिर्फ विश्वास की अहमियत है। सही कहा। इसको साबित करने के लिए 16वीं शताब्दी के चिकित्सक पैरासेल्सिस का एक कोट है स्रोत में। उन्होंने कहा था कि चाहे विश्वास किसी सच्ची चीज पर हो या बिल्कुल झूठी चीज पर, असर एक जैसा ही मिलेगा। सच में? हाँ, इसका एक बड़ा हैरानगेज उदाहरण है स्रोत में। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति की कहानी जिसे भयंकर टीबी था और वो मौत के करीब था। उसके बेटे ने एक सड़क से आम लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे एक अंगूठी में जड़वा दिया। फिर उसने अपने पिता से झूठ कहा कि ये ट्रू क्रॉस का हिस्सा है जिसमें चमत्कारिक शक्तियां हैं। और पिता ने उस पर विश्वास कर लिया? पूरी तरह। उसने उस अंगूठी को अपनी छाती पर रखा, पूरी रात उस पवित्रता को महसूस किया और अगली सुबह उसकी बीमारी जैसे गायब हो गई। वो अगले कई सालों तक स्वस्थ रहा। ये तो अनबिलीवेबल है। उस पिता को कभी पता भी नहीं चला होगा कि वो बस एक सड़क की लकड़ी थी। अगर पता चल जाता तो विश्वास टूट जाता। राइट। इसे आम भाषा में हम प्लेसेबो इफेक्ट कहते हैं। पर स्रोत के हिसाब से ये कोई जादू या धोखा नहीं है, ये अवचेतन मन के काम करने का सटीक नियम है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब जो हम अंदर ही अंदर रोज खुद से बातें करते हैं, उस आंतरिक बातचीत का इस पूरी प्रक्रिया में बहुत बड़ा रोल होगा। सबसे बड़ा रोल उसी का है। आंतरिक बातचीत अवचेतन इंजन तक संदेश पहुंचाने का सबसे शक्तिशाली जरिया है। दार्शनिक उस्पेंस्की का सिद्धांत है कि हमारी इनर टॉकिंग हमारे लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए। ओह, जैसे स्रोत में उस न्यूयॉर्क के स्टॉक ब्रोकर का किस्सा है। हाँ, क्या था वो किस्सा? जब भी उस ब्रोकर को बड़ा फैसला लेना होता था, हाँ। तो वो दिमाग में काल्पनिक संवाद शुरू करता था। हाँ। वो इमेजिन करता था कि उसका एक मल्टी मिलियनेयर बैंकर दोस्त उसके सामने है और वो दोस्त उसे बधाई दे रहा है उसके सटीक फैसले पर। अरे वाह, ये तो काफी पावरफुल टेक्निक है ना? और एक दूसरा कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव था जो किसी भी बड़े फैसले से पहले सेंट पॉल के साथ काल्पनिक चर्चा करता था। मतलब एक आधुनिक व्यापारी अपने मानसिक सलाहकार मंडल में एक प्राचीन संत को बैठा रहा है। ये पागलपन लग सकता है, पर दरअसल उन्होंने तय कर लिया था कि उनके दिमाग के बोर्डरूम में किसको बैठने का हक है, डर और चिंता को या किसी संत की शांति को। एग्जैक्टली। दिमाग के बोर्डरूम में कौन बैठेगा ये हमें चुनना है। वैसे एक औरत की कहानी भी तो थी जो 5 साल से कानूनी दांवपेच में फंसी थी। हाँ, उसने लगातार दिमाग में अपने वकील को ये कहते हुए सुना, ये केस बाहर ही सुलझ गया है। उसने उस आवाज को महसूस किया और अंत में वैसा ही हुआ। तो इन सब ने अपनी आंतरिक आवाजों को नियंत्रित किया। लेकिन चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। इस अवचेतन इंजन को ठीक ढंग से प्रोग्राम करने की सटीक तकनीक क्या होनी चाहिए? स्रोत इस तकनीक को बहुत खेरली समझाता है। सबसे पहला और जरूरी कदम है पूरी तरह से शांत और रिलैक्स्ड अवस्था में आना, ताकि दिमाग का बाकी शोर बंद हो जाए। हाँ, जब शरीर और दिमाग शांत होते हैं तब अवचेतन मन संदेश लेने के लिए खुल जाता है। इसके बाद उस चित्र को ऐसे महसूस करना होता है जैसे लक्ष्य पूरा हो चुका हो। राइट। जैसे पुस्तक के लेखक ने खुद अपना घर बेचने के लिए किया। उन्होंने कल्पना की कि उन्होंने फॉर सेल का बोर्ड उखाड़कर गैराज में फेंक दिया है और अगले दिन घर बिक गया। बिल्कुल। सिर्फ सोचा नहीं, उस बोर्ड का वजन, उसकी धूल सब महसूस किया कल्पना में। एक और लड़की की कहानी है जिसको रोज 3 बस बदलनी पड़ती थी। हाँ, उसने शिकायत करने के बजाय एक शानदार कैडिलैक कार चलाने की कल्पना की। स्टीयरिंग पर हाथों की पकड़, सीट का कपड़ा, सब महसूस किया और कुछ समय बाद उसके अंकल ने उसे ठीक वही कैडिलैक विरासत में दे दी।
ये तो सच में कमाल है। एक फार्मेसी क्लर्क ने भी तो ऐसा ही किया था। सही याद दिलाया। उसने अपनी खुद की ड्रीम फार्मेसी चलाने की कल्पना की, दवाई की बोतलें सजाईं दिमाग में, ग्राहकों से बात की। अंत में वो एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बना और वही फार्मेसी खरीद ली। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है मेरे दिमाग में। हमारा दिमाग इन चित्रों से इतनी जल्दी प्रभावित क्यों होता है? हम तो लंबे लंबे सेंटेंसेस सोचते हैं, फिर ये पिक्चर्स क्यों? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत में प्राचीन चाइनीज ऋषियों का एक उदाहरण आता है जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। ओ हाँ, जिन्होंने अपने ज्ञान को प्लेइंग कार्ड्स में छिपा दिया था। एग्जैक्टली। जब उन ऋषियों को लगा कि हमलावर उनका ज्ञान नष्ट कर देंगे, तो उन्होंने परेशान होने के बजाय अपना ज्ञान ताश के पत्तों के चित्रों में छुपा दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां खेल खेल में उसे जिंदा रखें। अरे वाह! और इससे ये साफ होता है कि अवचेतन मन लंबी शब्दावली या तर्कों की जगह चित्रों को तुरंत पकड़ता है। पिक्चर्स की भाषा उसकी मूल भाषा है। लेकिन इसमें एक टाइम एक्सपोजर का कॉन्सेप्ट भी तो है। मतलब दिमाग में चित्र सिर्फ 1 सेकंड के लिए लाना काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जैसे पुराने कैमरा में तस्वीर बनने के लिए फिल्म को थोड़ी देर लाइट में रखना पड़ता था, वैसे ही यहाँ एकाग्रित समय की जरूरत होती है। फोकस बनाए रखना होता है। हाँ, अगर ध्यान भटका और चित्र टूट गया तो अवचेतन मन की फिल्म पर बनी तस्वीर भी धुंधली हो जाएगी। धैर्य और ठहराव अनिवार्य है। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें, तो बात यह है कि अनुशासित कल्पना और आंतरिक बातचीत हमारी दुनिया को बदल सकती है। हमारे रोज के विचार या तो सफलता का महल बना रहे हैं या असफलता की खाई खोद रहे हैं। सही कहा। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत कथन है, शब्द सोने के सेब की तरह होने चाहिए जो चांदी के आवरण में सजे हों। अरे वाह, कितनी प्यारी तशबीह है। मीठे और ठोस विचार। हाँ, जब सोने जैसा मूल्यवान विचार चांदी जैसी शुद्ध कल्पना के साथ मिलता है, तब असर दिखता है। चर्चा की शुरुआत में हमें लगता था दुनिया सिर्फ बाहरी नियमों से चलती है, और इस डीप डाइव से पता चला कि हमारा अंदर का आर्किटेक्ट कितना पावरफुल है। बिल्कुल। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर आज की बीती हुई जिंदगी कल सोचे गए चित्रों की डेवलप्ड फिल्म है, तो आज रात सोने से पहले दिमाग के कैमरा में कौन सा बिल्कुल नया और आज असंभव सा लगने वाला चित्र रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, जो आने वाले कल की सच्चाई बन सके। एग्जैक्टली। तो बस उस चित्र पर फोकस कीजिए। किसी नए विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपनी आंतरिक बातचीत को सुनहरा बनाए रखिए।